टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अब अगर टाइम पीरियड पेंडुलम का मेजर करना है तो हमें एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, ठीक है। हाउएवर इफ ए स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल अ टेबल क्लॉक और ए रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप वॉच प्रेजेंट ना हो, अवेलेबल ना हो, तो यू मे यूज द टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच, बट स्टॉप वॉच इज मोर गिव्स यू मोर एक्यूरेसी। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बोब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। अब पहले तो ये रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे क्या मार्क किया हुआ है, ओ इज द रेस्ट पोजीशन। अब क्या करना है, पेंडुलम को जेंटली होल्ड करना है और उसे एक साइड स्लाइटली मूव करा देना है। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बोब इज टॉट व्हाइल यू डिस्प्लेस इट। अब एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि जो स्ट्रिंग है आपकी वो बिल्कुल टॉट पोजीशन में, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिस टाइम आप बोब को रिप्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, उसको थोड़ा सा मोशन में डाल रहे हो, उस टाइम जो है वो बॉब जो स्ट्रिंग है आपकी, इट शुड बी इन अ टॉट पोजीशन। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन। अब आपने बॉब को रिलीज कर देना है, एक साइड मूव करा के और उसे छोड़ देना है, रिलीज कर देना है, ताकि वो फ्री मोशन में आ सके, ठीक है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। जिस टाइम रिलीज करो उस टाइम उसके ऊपर आपने पुश नहीं करना, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगानी है। सिर्फ आपने पहले ओ पोजीशन, जब रेस्ट पोजीशन पे था वहाँ से आपने उसे जेंटली होल्ड किया और एक साइड उसको मूव करा दिया हल्का सा, और फिर आपने उसको आराम से रिलीज कर दिया, उसके ऊपर कोई पुश नहीं देना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन। Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at the one of its extreme position. अब आपने क्या करना है, टाइम नोट करना है क्लॉक पे जब आपका बोब मीन पोजीशन पे है, ठीक है। आप पहले मीन पे था, आपने उसको रिलीज किया, पहले आपने उसको जेंटली एक साइड मूव कराया, ठीक है। उसके बाद पहले वो 0 to A जाएगा, फिर A to O आएगा, O to B जाएगा, B to O आएगा। इट मीन्स वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस तरह से टाइम को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग योर क्लॉक। अगेन आई एम रिपीटिंग, O to A, देन A to O, देन O to B, B to O। तो एक ऑसिलेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि इस ऑसिलेशन में बहुत कम टाइम लगता है, सो यू शुड मेजर द टाइम ऑफ द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। आप क्या करोगे, आप जब स्टार्ट करोगे, जिस टाइम आपने जस्ट ओ पोजीशन पे होल्ड अप करना है बोब को, उस टाइम का टाइम फटाफट नोट करके स्टॉप वॉच पे, उसके बाद 20 ऑसिलेशन के बाद का टाइम नोट करना है। क्योंकि ये टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है आपने, ताकि आपकी एक्यूरेसी बन सके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। Record your observations in the table. Take time period of a simple pendulum. Length of the string is 100 centimeter or you may say 1 meter. 1 meter मतलब 100 centimeter एक ही बात होती है। The first observation shown is just a sample. Your observations could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observations by dividing the time taken for 20 oscillation by 20. Get the time taken for one, get the time taken for one or for one oscillation or the time period of the pendulum. आपने क्या करना है, जो भी आपका 20 oscillations का टाइम आया है, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा सीरियल नंबर 1 में आपने जो टेबल देखी है उसमें नंबर 1 डला हुआ है, 20 oscillation का टाइम 42 सेकेंड्स आया है, सॉरी हाँ, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन 42 सेकेंड आया है। और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दैट गिव्स यू द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन विच इज 2.1 सेकेंड, ठीक है। आपने क्या करना है, 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर दिया, उसके बाद आपने इसको 20 से डिवाइड करके टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन निकाल दिया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब ही यही होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। इसीलिए आप लिखना चाहो तो लिखो टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन, अदरवाइज टाइम पीरियड का मतलब ही यही होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
आप इस एक्टिविटी को 3-4 टाइम्स रिपीट कर सकते हो और इस तरह से अपनी टेबल दे सकते हो, और हो सकता है थोड़ा बहुत आपका वेरी भी करे टाइम, ठीक है, और आपने इसकी टेबल को कंप्लीट करना है। नोट दैट अ स्लाइड चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। अब एक स्लाइड चेंज जो है आपका इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। जो आपने एक स्लाइड मोशन देना है उसको बोब को ऑन वन साइड, ठीक है, उसका स्लाइड चेंज आपके ज़्यादा टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं करता। तो इस टाइम अगर आप ये एक्टिविटी 3-4 बार करके देखोगे तो आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है वो टाइम पीरियड आपका पेंडुलम का सेम ही मिलेगा। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clocks. The time measured by the quartz clock is much more accurate than that by the clocks available earlier. तो इस तरह से अगर आप एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देते हो ऑन वन साइड ऑफ द पेंडुलम, मतलब ऑन वन साइड ऑफ द पेंडुलम ऑफ द बोब, तो वो आपके टाइम पीरियड को ज़्यादा ऑल्टर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आजकल जो हम क्लॉक्स या वॉचेस यूज़ कर रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिक सर्किट पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हमारे सेल्स यूज़ होते हैं। तो इन क्लॉक्स को बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक, और ये मोर एक्यूरेसी देती हैं, हमें मोर एक्यूरेट टाइम देती हैं देन द क्लॉक्स यूज्ड अर्लियर। पहले के कंपैरेटिवली आज के जो वॉचेज़ हैं हमारी क्वार्ट्ज वॉचेज़ जो है दे गिव अस मोर एक्यूरेसी इन केस ऑफ टाइम। पेज नंबर 198 पे न्यूमेरिकल दे रखा है आपका साइंस इन डेप्थ बुक में, प्राची की बुक में। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लिख दिया है। पेज नंबर है 198। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 24 सेकेंड्स टू कंप्लीट 8 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? एक सिंपल पेंडुलम 24 सेकेंड में 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, तो हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है। जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज सेड टू बी द टाइम पीरियड। अब मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ। जैसे ये ओ मीन पोजीशन है, ठीक है, ये पहले इधर जाएगा एक्सट्रीम पे। सपोज ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, तो पहले पेंडुलम ओ टू ए जाएगा, फिर ए टू ओ वापस आएगा, फिर ओ टू बी जाएगा, फिर बी टू ओ वापस आएगा। तो दैट इज वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। एक्सट्रीम, ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओ पहले बी की तरफ भी जा सकता है, पहले ए की तरफ भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पहले बी की तरफ जाएगा तो पहले ओ बी पे जाएगा, बी से वापस ओ पे आएगा, ओ से ए पे जाएगा, ए से वापस ओ पे आएगा। तो दैट इज वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, और यू में से टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जितना टाइम पेंडुलम एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगाता है उसे उसका टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। ए और बी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है एंड ओ इज द मीन और रेस्ट पोजीशन, कुछ भी कह सकते हो। तो मैंने न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट 8 ऑसिलेशन इक्वल टू 24 सेकेंड्स। मतलब 8 ऑसिलेशन पूरे करने में 24 सेकेंड लगा रहा है, तो वन ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगाएगा वही टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8। तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, अगर 8 ऑसिलेशन को पूरा करने में 24 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 8। तो पता चल गया कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कितना है, 3 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, यूनिट्स ऑफ टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. Its second symbol is S. Its symbol is S. Larger units of time are minutes and hours. देखो, जो हमारा बेसिक यूनिट है टाइम का वो हमारा सेकंड है, ठीक है, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं एस से, ठीक है। बड़े यूनिट्स की बात करें तो मिनट्स भी हैं, आवर्स भी हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे।
अब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में जितना टाइम लगाती है उसको हम 1 डे कंसीडर करते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। और अगर हम ये अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करने में, रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगा रही है उसे हम 1 ईयर कंसीडर करते हैं। तो देखो सेकंड छोटा यूनिट है, उससे बड़ा मिनट्स, मिनट से बड़ा आवर्स। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ इज अ डे एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कंसिडर्ड टू बी अ ईयर। Time interval taken by an event such as time taken by an athlete to run 200 meters is measured by a stopwatch. A stopwatch can measure time up to 1/10 of a second. देखो जब भी रनिंग वगैरह रेस वगैरह होती है तो उस केस में हम लोग स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं टू गेट मोर एक्यूरेसी, ठीक है। अगर एक रेस हो रही है, एथलीट को जो है वो 200 मीटर रन करना है तो उसके लिए स्टॉप वॉच यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि स्टॉप वॉच में 1/10 ऑफ अ सेकेंड का टाइम भी मेज़र हो जाता है, ठीक है। तो उससे मोर एक्यूरेसी होती है कि कौन रनर अप है, कौन आपका जीत है, कौन विनर है, कौन सेकंड है, इस तरह से। स्टॉप वॉचेस एंड स्टॉप क्लॉक्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। द टाइम कीपिंग सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। अब स्टॉप वॉचेस और स्टॉप क्लॉक्स का इस्तेमाल लेबोरेटरीज में भी होता है, ठीक है। कोई रिएक्शन वगैरह हैपन हो रही है, कुछ हो रहा है तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को भी ये एक्यूरेटली मेज़र कर लेता है, ठीक है। और टाइम कीपिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। द क्लॉक that can measure the time interval with an accuracy of 1/1,000,000th of a second. The most accurate clock in the world has been developed by the National Institute of Standards and Technology in USA. This clock will lose or gain 1 second after running for 20 million years. देखो जो सबसे छोटा टाइम मेजर कर पाए, ठीक है, ऐसी क्लॉक जो है जो 1/1,000,000th ऑफ अ सेकेंड को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। 1/1,000,000th ऑफ अ सेकेंड, सोचो क्या होता होगा, एक सेकेंड कितनी कम चीज़ है, ठीक है। उसका भी 1/1,000th पार्ट को मोर एक्यूरेटली विद एन एक्यूरेसी मेजर करने की जो टेक्निक है, ठीक है, वो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक विच इज़ डेवलप्ड इन द वर्ल्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी इन यूएसए। यूएसए की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है के नाम पे एक है, ठीक है, यूएसए में उन्होंने डेवलप की हुई है एक ऐसी एक्यूरेट क्लॉक जो कि 1/1,000th ऑफ अ सेकेंड को भी मेज़र कर सकती है। और इसमें 1 सेकेंड का, ठीक है, मतलब 20 मिलियन ईयर्स रन करने के बाद ये सिर्फ 1 सेकेंड का ही लॉस और गेन शो करती है। मतलब अगर थोड़ी सी इनएक्यूरेसी की बात की जाए तो 20 मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड का लॉस और गेन, ठीक है। दिस क्लॉक विल लॉस और गेन 1 सेकेंड आफ्टर रनिंग फॉर 20 मिलियन ईयर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है। ग्राफ्स के थ्रू हम किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। जैसे ये पहला दिखाया हुआ है बार ग्राफ बोलते हैं इसको। इस बार ग्राफ के थ्रू ये बताया हुआ है कि एक सर्वे हुआ कुछ स्टूडेंट्स का जिसमें पता चला कि वो कौन कौन से मोड ऑफ ट्रैवल के थ्रू स्कूल पहुंचते हैं, ठीक है। हाउ दे रीच द स्कूल बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स। जैसे स्कूल बस यूज करने वाले 57 स्टूडेंट्स हैं, कार यूज करने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, वॉक करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स हैं जो आपके साइकिल पे जाते हैं, और 18 स्टूडेंट हैं जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस वगैरह या ऑटो वगैरह के थ्रू जाते हैं। तो बार ग्राफ के थ्रू ये बताया हुआ है कि कुछ बच्चों का जो सर्वे हुआ कि हाउ दे रीच देयर स्कूल, तो उसमें उन्होंने कौन कौन से मीन्स को यूज किया टू ट्रेवल।
स्कूल बस जाने वाले सब, इससे ये पता चला कि स्कूल बस यूज करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो स्कूल पहुंचते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गो टू स्कूल बाय देयर स्कूल बस आर मैक्सिमम, ठीक है। तो कुछ बच्चों के सर्वे के बेसिस पे ये बार ग्राफ बनाया हुआ है। तो बार ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं, ये एक कॉलम टाइप बना हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है। तो स्कूल बस से जाने वाले बच्चे 57 है। तो आपने क्या करना है, जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, एक वर्टिकल लाइन डालनी है, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करनी है और यहाँ पर आपने मोड ऑफ ट्रेवल शो करना है, दैट इज स्कूल बस, कार, वॉक, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपने मार्किंग्स लगानी है। एक बॉक्स को आपने यहाँ पर आप स्केल भी यूज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने इधर तो मोड ऑफ ट्रेवल लिख रखा है, इस साइड आपने वाई एक्सिस पे जैसे ये आपका एक बॉक्स है ग्राफ पेपर पे, तो वो 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। तो ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो ये स्केल शो करना जरूरी होता है हमारा, ठीक है, कि हम क्या स्केल लेकर चल रहे हैं। तो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये बार ग्राफ कहलाता है। बार ग्राफ की हेल्प से हमने ये मतलब प्रूव किया, जब कुछ बच्चों पे सर्वे हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गो टू स्कूल बाय स्कूल बस आर मैक्सिमम, ठीक है। अब इस तरह से मैं अभी आपको लाइन ग्राफ बताती हूँ। देखो और किस टाइप के ग्राफ होते हैं हमारे, जिनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक होता है हमारा पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट के थ्रू भी हम अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ये आपका 8th स्टैंडर्ड में आएगा, हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट, ठीक है। मैंने जस्ट वैसे फिगर बना दिया, अदरवाइज इसमें एंगल वगैरह लेके प्रॉपर फिगर बनानी होती है बाय यूजिंग द कंपास स्केल, ठीक है। तो इसमें क्या है, पाई चार्ट में एक सर्कल बनाते हैं और फिर उसके बाद एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करना होता है। तो इसमें इस पाई चार्ट में जैसे बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है हमारी 78% है, ऑक्सीजन हमारी 21% प्रेजेंट इन द एयर है और 1% जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद अदर गैसेस, ठीक है। तो पाई चार्ट के थ्रू भी हम अपनी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस पाई चार्ट इज शोइंग दैट maximum amount of nitrogen gas is maximum in air, ठीक है, which is 78% of the total amount, और ऑक्सीजन हमारी 21% होती है और 1% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड विद अदर गैसेस मिक्सचर होती है, जैसे आर्गन हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई और भी बहुत सारी गैसेस होती है और वाटर वेपर, ये सब इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट किस गैस का है हमारा, नाइट्रोजन। ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि नाइट्रोजन इज मैक्सिमम इन एयर, ठीक है। अब जो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इसे बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। और इससे कोई भी टेबल वगैरह हो वो बहुत ही इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए टेबल भी बना दी है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर बताया हुआ है, टाइम है आपका सेकेंड्स में और डिस्टेंस है आपका मीटर में, ठीक है। तो आपने 0 सेकेंड तो जीरो ये डिस्टेंस मूव्ड है, ठीक है, कोई टाइम नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई डिस्टेंस नहीं है। 10 सेकेंड में 50 मीटर, 20 सेकेंड में 100 मीटर, 30 सेकेंड में 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस डाटा को, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन द ग्राफ लाइन बाय यूजिंग लाइन ग्राफ। तो आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, इसका नाम एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन लेनी है, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ पेपर में देखते हो बॉक्सेस बने होते हैं, तो आपने 10, 20, 30 मार्क कर दिया एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने इसे 50, 100, 150 बताया, यहाँ 50-50 का डिफरेंस है या 10-10 का डिफरेंस है, ओके। अब आपको मैंने क्या दिया, 0 पे 0 तो यही पॉइंट बनेगा ना, एक्स एक्सिस पे भी 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, तो दैट इज अ पॉइंट। फिर 10 पे 50 तो 10 पे 50 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आप इसको इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे इस बॉक्स वाली लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हो, तो 10, 50। फिर लोगे 20, 100 की लाइन को आगे बढ़ाओगे, 100 की लाइन को आगे बढ़ाओगे, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है।
उसके बाद 30 पे 150, 30 की लाइन को आगे बढ़ाओगे या 150 की लाइन को आगे बढ़ाओगे, ये पॉइंट मिल गया आपको। 3 पॉइंट जो मिलेंगे ना, ठीक है, और चौथा ये 0 0 वाला है, इसमें से लाइन को पास आउट कर दोगे। ये जो 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं स्केल रख के ये लाइन ऐसे क्रॉस कर दोगे इसमें से, तो ये आपको लाइन पास मिल गया। अब इसमें स्केल रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस पे देखो 1 बॉक्स जो है आपको 10 सेकंड शो कर रहा है, टाइम इन सेकंड्स है। किसके वर्सेस ग्राफ है ये लिखना भी जरूरी होता है। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने, 1 बॉक्स इक्वल टू 10 सेकंड, और वाई एक्सिस पे क्या लिया, 1 बॉक्स इक्वल टू 50 मीटर। तो ये आपका लिखना मस्ट है। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफ है जो आपका पेज नंबर 202 पे दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है आपको, इसमें ग्राफ बना हुआ है और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। टेबल बनी होगी तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और अगर ग्राफ दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। कैसे, जैसे ये देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस शिखर कवर इन फर्स्ट 2 मिनट्स। अब देखो इसमें ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस इज शोन इन मीटर एंड टाइम इज गिवन इन मिनट्स। अब हमसे क्या पूछा गया है कि शिखर ने 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप क्या करोगे, टाइम देखो 2 मिनट्स और ये इस लाइन को लेकर जाओगे, ये आपका पॉइंट दे रखा होगा। तो आपने क्या करना है, ये 2 मिनट्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्टेंस को देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो आप देखोगे 100 मीटर, तो आप आंसर फर्स्ट का क्या लिख दोगे, 100 मीटर, ठीक है। मतलब फर्स्ट 2 मिनट्स में शिखर ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स की बात करूं तो नेक्स्ट 2 के बाद 4 आएगा, और 2 और 4 के बीच में भी 2 मिनट्स हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो अगर हम 4 पे जाएं तो ये 200 मीटर है, लेकिन पहले 2 मिनट में भी तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है ना। तो 2 to 4 में कितना कवर हुआ है, 2 to 4 में कितना कवर हुआ है, 100 मीटर। इसमें भी 100 मीटर आंसर आएगा, 200 मत कर देना, क्योंकि उसने नेक्स्ट 2 मिनट्स पूछा है। नेक्स्ट 2 मिनट मतलब 2 मिनट के बाद अगले जो 2 मिनट है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो पहले 2 मिनट में तो 100 पहले से ही हो गया था। अब 4 मिनट बाद जब हमने डिस्टेंस मेजर किया तो वो 200 मीटर पे पहुंच गया, लेकिन हमें नेक्स्ट 2 मिनट का ही सिर्फ डिस्टेंस बताना है। इसका मतलब वो डिस्टेंस पहले 100 हो चुका था, अब 200 हो गया, मतलब 200 माइनस 100 मतलब अगले 10 सेकंड, अगले 2 मिनट में भी 100 मीटर की डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 10 to 12 मिनट्स। अब 10 to 12 मिनट्स के लिए चाहो तो 10 to 12 मिनट्स के लिए भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 10 to 12 मिनट्स की बात करें तो 10 पे कितना हो रखा है, 10th सेकंड तक वो 500 तक पहुंच गया था, और 12th सेकंड तक वो 600 तक पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 to 12 मिनट्स में, मतलब इस लास्ट 2 मिनट्स में भी उसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट तक वो 500 मीटर पे पहुंच गया था, और 12th मिनट पर मतलब 12वें मिनट पे वो 600 पे पहुंच गया। मतलब लास्ट 2 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लास्ट 2 मिनट में उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर पूछे आर दिस डिस्टेंसेस इक्वल, तो आप बोलोगे यस। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम में वो इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा है। कभी भी देख लो, पहले 2 मिनट में 100, फिर अगले 4 में, मतलब अगले 2 में गए, 2 के बाद 4, तो टोटल 4 मिनट में अगर उसने 200 डिस्टेंस कवर किया है, तो पहले 2 मिनट में 100 कर बैठा था तो फिर 100 हुआ, फिर अगले 2 मिनट में वो 6 पे पहुंच गया 300 पे, तो 4 पर तक तो वो पहले से ही 200 कवर कर चुका था, तो अगले 2 मिनट में कितना किया, वही 100 ही किया। तो हर 2 मिनट के बाद वो 100 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मींस दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when equal distance is covered in equal interval of time, then we can say that the motion is uniform. हर 2 मिनट में वो 100 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। It means equal distance is covered in equal interval of time. It means this type of motion is said to be uniform motion. और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन होगी आपकी।
ये तो रफली बनाया है। आप अगर प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर यूज वगैरह करके बनाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आपकी ऑब्टेन होगी। मीन्स जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका क्या होगा, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। ठीक है, तो अब जो नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आपने यूनिफॉर्म मोशन तक के जितने भी ग्राफ हैं आपकी बुक में वो सारे ड्रॉ करके और मुझे सेंड कर देने हैं। ओके, थैंक यू।